शुरुआत करते हैं फिक्र के फोकस से। देखिए, आज का जो फोकस है वो कुछ बड़ी खबरों पर होगा। पहला फोकस जो है वो अमेरिका और ईरान में बढ़ते तनाव पर है। ईरान ने साफ कहा है कि वो परमाणु कार्यक्रम पर आगे बढ़ेगा। जवाब में ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका फिर से ईरान पर हमला करने के लिए मजबूर होगा। दूसरा फोकस जगदीप धनखड़ के अचानक दिए गए इस्तीफे पर है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि दाल में कुछ काला है, जबकि बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि बिना वजह का मुद्दा बनाया जा रहा है। सच्चाई क्या है, उस 4.5 घंटे की इनसाइड रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। इसके अलावा फिक्र आपकी में 2 वायरल वीडियोस के साथ उनकी पूरी कहानी दिखाएंगे। पहला वीडियो अमेरिका से आए 3 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का है। यह उड़ता हुआ टैंक भारतीय सेना में शामिल हो चुका है, जबकि 4 युद्ध में भाग लेने वाले मिग-21 की विदाई का ऐलान भी आज ही किया गया है। दूसरा वीडियो केरल के रनवे पर खड़े ब्रिटेन के F-35 लड़ाकू विमान का वायरल है। अमेरिका के सबसे खतरनाक कहे जाने वाले F-35 फाइटर प्लेन ने 39 दिन तक केरल के एयरपोर्ट पर आराम करने के बाद ब्रिटेन के लिए वापस उड़ान भरी। आपके लिए फिक्र की 2 फाइलें भी तैयार हैं। पहली फाइल बिहार की राजनीति की खुलेगी। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाए हैं कि 3 मंत्री सावन में हर दिन 3 किलो मटन खा रहे हैं। तेजस्वी की इस मटन पॉलिटिक्स पर जबरदस्त हंगामा। फिक्र की दूसरी फाइल पाकिस्तान के क्वेटा की खुलेगी। यहां बलूच विद्रोहियों ने असीम मुनीर को बेहिसाब दर्द दिया है। पाकिस्तानी फौज के काफिले पर भीषण हमला किया है। इसमें 1 मेजर की मौत हो गई है। और बांग्लादेश के हालात बड़े तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले फिक्र बांग्लादेश की हो रही है और वहां बढ़ते बवाल की। ढाका से ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1। वहां प्रदर्शनकारी छात्रों और सेना के बीच हिंसक झड़प। सेना और छात्रों के बीच जमकर लाठी और डंडे चले। प्लेन हादसे पर विरोध प्रदर्शन के लिए जुटे थे हजारों छात्र। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बांग्लादेश में हालात देखिए किस तेजी से वहां पर हालात तब्दील हुए हैं। और अब वहां पर ऐसा लगभग हफ्ते में हर तीसरे दिन देखने को मिल रहा है। हर दूसरे या तीसरे दिन किसी ना किसी मुद्दे पर बांग्लादेश की सड़कों पर बवाल हो रहा है। कानून का जो रौब है वो खत्म हो रहा है। एक और बड़ी खबर, ढाका में आर्मी ने छात्रों पर आंसू गैस के गोले दागे। ये देखिए, ढाका में सेना ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर फायरिंग की है। आर्मी चीफ ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर फायरिंग के आदेश दिए। ये जानकारी आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। ढाका में छात्रों को सड़क पर घसीटते हुए ले गई आर्मी। यह भी एक बड़ी खबर आ रही है। ढाका में कई प्रदर्शनकारी छात्रों की गिरफ्तारी हुई है। छात्रों ने लगाए यूनुस सरकार पर गंभीर आरोप। प्लेन हादसे में मौतों का आंकड़ा छुपाने के आरोप लगाए गए हैं। किस तरीके से ढाका में हालात तेजी से तब्दील हुए हैं, वहां पर बवाल हो रहा है। ये छात्र पहले किसी और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते थे, लेकिन अब यूनुस के सामने इनका प्रदर्शन एक बहुत बड़ी मैसेजिंग है। बांग्लादेश में हुए इस बवाल की इनसाइड स्टोरी आपको जानना बहुत जरूरी है। कल ढाका में एक बड़ी विमान दुर्घटना हुई। सबसे पहले हमने आपको दिखाया, एक डिटेल आपको दिखाई। सेना का एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट पेड़ से टकराकर माइलस्टोन स्कूल एंड कॉलेज के कैंपस में जा गिरा था। इस हादसे में जानमाल का भारी नुकसान हुआ। सरकार ने इस हादसे में मृतकों की संख्या 31 बताई। स्कूल में पढ़ने वाले 25 बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी उम्र 12 वर्ष से कम बताई जा रही है। मृतकों के अलावा प्लेन क्रैश में 165 लोग घायल हो गए हैं, जिनका ढाका के 10 अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। लेकिन आज हादसे के विरोध प्रदर्शन में जमा हुए हजारों छात्रों का आरोप कुछ और है। उनका कहना है कि इस हादसे में मारे गए छात्रों की संख्या कहीं ज्यादा है। घटनास्थल का जायजा लेने आए अधिकारी मौतों का सही आंकड़ा छिपा रहे हैं। एक प्रदर्शनकारी ने यह भी बताया कि सलाहकारों से स्पष्ट बयान देने और मृतकों की वास्तविक संख्या बताने की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रदर्शनकारी छात्र हादसे पर शिक्षा सलाहकार और मंत्रालय के सचिव के इस्तीफे की मांग करने लगे। सैकड़ों छात्रों ने ढाका में सचिवालय परिसर को घेर लिया, जबरन गेट को खोलने की कोशिश की। इसके बाद आर्मी ने उन्हें अलग थलग करने के लिए लाठियां चलाईं, आंसू गैस के गोले दागे। इस हिंसक झड़प के बीच यूनुस सरकार के कार्यालय से एक बयान भी जारी हुआ है। इसमें छात्रों के लगाए गए आरोपों का खंडन किया गया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि मौतों का आंकड़ा छिपाने जैसी बातें झूठी हैं। यूनुस सरकार ने इस प्लेन क्रैश को बांग्लादेश के इतिहास की सबसे भयानक दुर्घटना में से एक बताया। आपने सुना, बांग्लादेश में छात्रों ने यूनुस सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। वैसे उनकी इस चेतावनी को सुनकर यूनुस परेशान जरूर होंगे, क्योंकि याद कीजिए जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था, उससे पहले भी इसी तरह से छात्र आंदोलन भड़का था।
तब मुद्दा कुछ और था और इस बार यूनुस सरकार पर संकट लाने वाला मुद्दा ये प्लेन हादसा बन सकता है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर एकाएक ये छात्र सड़कों पर क्यों आए। उसके पीछे की वजह न सिर्फ ये प्लेन क्रैश है, बल्कि वहां पर जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं, जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से एक प्रोडक्शन हब खत्म होता जा रहा है, इससे भी लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है। अब फिक्र ईरान अमेरिका में बढ़ते तनाव की, दोनों देशों के बीच युद्ध भड़काने वाली डायलॉगबाजी की फाइल खोलेंगे। पहली फिक्र यह है कि पश्चिम एशिया में सीजफायर के टूटने का खतरा बढ़ता जा रहा है। दूसरी फिक्र यह है कि वहां दोबारा बारूदी बवंडर उठने का डर है। और तीसरी फिक्र यह है कि अगर दोनों देश एक दूसरे से टकराए तो महायुद्ध भी हो सकता है, क्योंकि इस बार ईरान की ओर से रूस और चीन भी मैदान जंग में उतर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ईरान अमेरिका के बीच हुई डायलॉगबाजी में एक दूसरे के प्रति क्रोध का तापमान कितना बढ़ गया, एक दूसरे को मिट्टी में मिला देने वाली कस्में क्या क्या हैं। ईरान ने लेटेस्ट बयान में कहा कि हम पश्चिमी देशों के दबाव में आकर झुकेंगे नहीं, ईरान का परमाणु कार्यक्रम रुकेगा नहीं। जवाब में प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी तेहरान को दहलाने की चेतावनी दे डाली, कहा कि अमेरिका ईरान को कभी भी परमाणु बम बनाने नहीं देगा। ईरान ने गुस्ताखी की है तो अमेरिका उसके परमाणु ठिकानों पर दोबारा बमबारी करने के लिए मजबूर होगा। ईरान और अमेरिका के बीच ये जुबानी फायरिंग कभी भी पश्चिम एशिया में आग में तब्दील हो सकती है। लेकिन इसी बीच इजराइल के खिलाफ ईरान की प्रॉक्सी संगठन हूती एक्टिव हो गया है और इजराइल भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इजराइल ने यमन के अल होदेइदा पोर्ट को एक बार फिर से टारगेट किया है, हूती के ठिकानों पर अटैक किया है। 20 जुलाई को इजराइल ने पहला हमला किया था, जिससे हूती के इस पोर्ट को भारी क्षति पहुंची। हूती तभी से इस पोर्ट की मरम्मत करवा रहा था, लेकिन इजराइल ने यहां दोबारा हमला करके हूती को फिर से भारी नुकसान पहुंचाया है और ये उसी हमले की तस्वीरें हैं। इजराइल का हूती पर हमला इसलिए था क्योंकि हूती लगातार अपनी घातक मिसाइलों से इजराइल को दहलाने का प्रयास कर रहा है और कई बार बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले कर रहा है। आज भी हूती के इन हमलों के कारण लगभग पूरे इजराइल में एयर रेड सायरन बजने लगे थे, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया था। हालांकि इजराइल का दावा है कि हूती की मिसाइलों को इजराइल की धरती पर गिरने नहीं दिया गया, हवा में ही मार गिराया गया, लेकिन फिर भी इजराइल ने हूती से बदला लिया है। इजराइल और हूती में जिस तरह से आज भी अशांति है, उसे आप ईरान और अमेरिका के बीच तनाव का पहला मुख्य कारण मान सकते हैं। ऊपर से ईरान इस बात पर आज भी अड़ा हुआ है कि वो पहले की तरह ही हूती हमास हिजबुल्लाह की मदद करता रहेगा। ईरान अमेरिका और इजराइल की धमकियों से नहीं डरेगा। ये बातें ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में भी कही। उन्होंने कहा कि अमेरिकी हमले में ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को नुकसान पहुंचा है। हमारा परमाणु ऊर्जा संगठन अब नुकसान का आकलन कर रहा है, लेकिन हम एक बात साफ कर दें कि हम अपना एनरिचमेंट प्रोग्राम नहीं छोड़ सकते। यह हमारे वैज्ञानिकों की एक बड़ी उपलब्धि है, उससे भी बढ़कर यह हमारे लिए राष्ट्रीय गौरव का सवाल बन गया। हमारा संवर्धन हमें बहुत प्रिय है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, उनका यह कहना कि हमें नुकसान पहुंचा है, यह एक तरीके से डायवर्जन टैक्टिक्स है, जो कि अमेरिका को एक तरफ ये बताता है कि हां नुकसान पहुंचा है, दूसरी तरफ एक डायवर्जन क्रिएट करता है कि अगर नुकसान नहीं भी पहुंचा है तो कार्यक्रम तो चलता रहेगा। अब्बास अरागची का यह बयान अमेरिका को सीधी चुनौती माना जा रहा है। वो अमेरिका जिसके राष्ट्रपति ने 22 जून को ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को तबाह करने का दावा किया और निरंतर वो दावा कर रहे हैं। ट्रंप ने तब कहा था कि ईरान को अब परमाणु बम बनाने में वर्षों लग जाएंगे, लेकिन ईरान के इस नए प्रण से लगता है कि ट्रंप को बहुत अंदर तक चोट पहुंची है। इसीलिए उन्होंने ट्रुथ सोशल पर फौरन ईरान को चेतावनी देने वाला बयान लिखा। अमेरिका का रुख बहुत साफ है, ईरान के पास परमाणु बम नहीं हो सकता। अमेरिका ईरान को इसकी इजाजत नहीं देता। अरागची की टिप्पणी एक तरह से अमेरिकी हमलों को मान्यता देती है। हम ईरान से कहना चाहेंगे कि जरूरत पड़ी तो अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों पर फिर से हमला करेगा। ट्रंप ईरान पर एक साथ 2 बातें कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह किया, दूसरी तरफ वो ईरान के यूरेनियम संवर्धन की जिद से भी परेशान है। कह रहे हैं कि ईरान ने दोबारा परमाणु प्रोग्राम को आगे बढ़ाया तो वो तेहरान में तबाही ला देंगे। बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप की इन धमकियों से क्या ईरान परेशान है?
हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि ईरान को अमेरिकी धमकियों की जरा भी परवाह नहीं है। उल्टे ईरान ने अब अमेरिका और यूरोपीय ताकतों की संयुक्त रणनीति को मात देने के लिए रूस और चीन के साथ मिलकर कूटनीतिक गठबंधन को मजबूत कर लिया। सोमवार को तेहरान में चीन, रूस और ईरान के बीच उच्च स्तरीय संयुक्त बैठक हुई। यह बैठक शुक्रवार को होने वाली E3 यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की संयुक्त मीटिंग से ठीक पहले हुई, जिसमें ईरान ने रूस और चीन के साथ मिलकर पश्चिम की चुनौतियों के विरुद्ध नई रणनीति बनाई है। तेहरान में हुई यह त्रिपक्षीय बैठक पश्चिमी देशों के दबाव का जवाब देने की दिशा में अहम मानी जा रही है। ईरान ने स्पष्ट किया है कि वो अब मांग आधारित कूटनीति अपनाएगा, न कि किसी के दबाव में आएगा। ईरान ने यह भी संकेत दिए हैं कि E3 देशों ने अगर इसके बाद भी दबाव बनाने की कोशिश की तो तेहरान अमेरिका के साथ होने वाली परमाणु कार्यक्रमों पर बातचीत को स्थगित कर सकता है। यानी ईरान ने गेंद अब अमेरिका और इजरायल के पाले में फेंक दी है। ईरान नई कूटनीति से अमेरिका और इजरायल को झुकाना चाहता है, लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू खमने के आगे झुकेंगे ऐसा लगता नहीं है। तो फिर भविष्य में क्या हो सकता है? इसका जवाब है एक नया युद्ध, जिसका नुकसान पूरे पश्चिमी एशिया को उठाना पड़ सकता है। हालांकि अभी तक ईरान ने सब्र और धैर्य दिखाया, खासकर तब जब उसके अंदर, मुल्क के अंदर कई धमाके हो चुके हैं, कई ड्रोन्स देखे गए हैं। लेकिन ईरान के लिए कहा जाता है कि वो एक बार में बड़े हमले करता है। बात भारत की सुरक्षा की है और देश की बढ़ती ताकत की है। डिफेंस सेक्टर में आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि भारतीय सेना को आज बेहद एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे AH-64E की खेप मिल गई। आज इस हेलीकॉप्टर का पहला बैच भारत पहुंच गया है। पहले बैच में 3 अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय सेना को मिलेंगे। बाकी 3 हेलीकॉप्टर इस साल नवंबर तक भारतीय सेना को मिलने की उम्मीद है। भारतीय सेना ने अमेरिका से 6 AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर मांगने का ऑर्डर दिया था, जिसमें से 3 की डिलीवरी भारतीय सेना को कर दी गई। भारतीय सेना को अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे AH-64E के मिलने से दुश्मनों की फिक्र बढ़ गई है, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर के भारतीय सेना में शामिल होने से भारतीय डिफेंस सेक्टर में और मजबूती आएगी। एक तरफ जहां अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे का भारतीय सेना में स्वागत किया गया, दूसरी तरफ 4-4 युद्ध में पाकिस्तान को बुरी तरह ढोने वाले भारत के जांबाज फाइटर जेट MiG-21 को रिटायर करने का फैसला ले लिया गया है। करीब 62 साल तक आसमान में राज करने के बाद भारत के लड़ाकू विमान MiG-21 की विदाई होने जा रही है। MiG-21 को भारत के सबसे पुराने लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। सोचिए MiG-21 और उसको रिप्लेस कौन करेगा? रिप्लेस करना शुरू कर दिया है तेजस ने, यह भी चर्चा। आपके मन में अब सवाल होगा कि जो लड़ाकू विमान पाकिस्तान के साथ 4-4 जंग में गेम चेंजर थे, उस फाइटर जेट को आखिर क्यों रिटायर किया जा रहा है? तो उसकी वजह भी हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि MiG-21 को भारत का जाबाज फाइटर क्यों कहा जाता है। साल 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में MiG-21 ने एक बड़ा रोल प्ले किया था। पाकिस्तान के साथ 1971 की जंग में भी इस फाइटर की आसमानी ताकत को दुनिया ने देखा। 1999 के करगिल युद्ध में MiG-21 ने अपना जौहर दिखाया। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक में MiG-21 की सबसे बड़ी भूमिका थी। MiG-21 भारतीय वायुसेना का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट है, जिसे 1960 से और 70 के दशक में भारत को तकनीकी बढ़त दी। एक वक्त ऐसा था जब भारत के पास MiG-21 फैमिली के लगभग 900 विमान थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस समय भारतीय वायुसेना के बेड़े में 36 MiG-21 फाइटर जेट बचे थे, यानी लगभग 2.5 स्क्वाड्रन। MiG-21 जितने लंबे समय तक किसी भी फाइटर जेट ने भारतीय वायुसेना में सेवा नहीं दी है। सुपरसोनिक फाइटर जेट MiG-21 को आज से 62 साल पहले भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया था, और तब से यह हर बड़े युद्ध और ऑपरेशन का हिस्सा रहा है। इस समय सेना में MiG-21 की 3 स्क्वाड्रन एक्टिव हैं, जिन्हें सितंबर में हटा दिया जाएगा। MiG-21 फाइटर जेट को रिटायर करने के पीछे की कई वजह हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह कुछ समय से MiG-21 से लगातार हादसों को माना जा रहा है। इसीलिए इस लड़ाकू विमान को हाल के दिनों में फ्लाइंग कॉफिन यानी उड़ता ताबूत भी कहा जाने लगा था। पिछले कुछ दिनों में कई पायलट्स ने इस फाइटर जेट को उड़ाते हुए जान गंवाई है। इसके अलावा इसकी तकनीक पुरानी होने के कारण भी इसे रिटायर करने का फैसला लिया गया है। अब MiG-21 की जगह स्वदेशी तेजस Mk1A विमान लेंगे, यानी बचे हुए 36 MiG-21 विमान फेज आउट हो जाएंगे। सितंबर में चंडीगढ़ एयरबेस पर होने वाले विदाई समारोह में MiG-21 का फ्लाइंग पास्ट और स्टैकिंग डिस्प्ले भी होगा, यानी ये लड़ाकू विमान हमेशा के लिए भारतीय सेना के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। आपको बता दें कि अक्टूबर 2023 में 4थी स्क्वाड्रन के MiG-21 बाइसन ने राजस्थान के बाड़मेर में आखिरी बार उड़ान भरी थी। उस समय MiG-21 बाइसन ने सुखोई 30 MKI के साथ उड़ान भरी थी। इंटरेस्टिंग बात यह है,
MiG-21 जब रशिया ने पहली बार लॉन्च किया तो पश्चिमी देश इतने परेशान थे कि वो चाहते थे कि इसकी टेक्नोलॉजी क्या है उसे समझा जाए, और इसके लिए उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। यहां तक कि एक MiG-21 हाईजैक करने की भी कोशिश की गई, हुआ भी था इजराइल, अगर आपको याद हो। खैर, अब बात उस अटैक हेलीकॉप्टर की जिसके भारतीय सेना के बेड़े में शामिल होने से दुश्मनों की दहशत बढ़ गई है। भारतीय सेना के लिए अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की पहली खेप भारत पहुंचने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारतीय सेना के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर्स की पहली खेप का आना भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एडवांस हेलीकॉप्टर सेना में विमानन विंग की क्षमता को खास तौर पर चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में मजबूत करेंगे। दरअसल अपाचे दुनिया का सबसे एडवांस लड़ाकू हेलीकॉप्टर माना जाता है। अपाचे हेलीकॉप्टर को उड़ता हुआ टैंक या फ्लाइंग तोप कहा जाता है। भारतीय सेना को अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर अमेरिकी बोइंग कंपनी से मिले। पहले फेज में 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स में से 3 हेलीकॉप्टर्स भारत पहुंच गए और भारतीय सेना में शामिल कर लिए गए। अपाचे हेलीकॉप्टर को उड़ता हुआ टैंक या फ्लाइंग तोप क्यों कहा जाता है, ध्यान से देखिएगा। दरअसल इस अटैक हेलीकॉप्टर की मारक क्षमता जबरदस्त है और यह खतरनाक हथियारों से लैस है, इसीलिए इसे उड़ती हुई तोप या फ्लाइंग टैंक कहा जाता है। इसमें 30 mm की ऑटोमेटिक कैनन यानी गन लगी होती है जो चलते फिरते दुश्मन को भी निशाना बना सकती है। इसमें हाइड्रा 70 रॉकेट सिस्टम लगे हैं जो जटिल युद्ध क्षेत्रों में प्रभावी साबित होते हैं। इसके अलावा इसमें एंटी टैंक मिसाइलें जैसे हिल फायर लगी होती हैं। इसमें लगी एंटी टैंक मिसाइलें दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को खत्म कर सकते हैं। अपाचे के पास रॉकेट पॉड्स भी होते हैं जो दुश्मन के ठिकानों पर भारी बमबारी कर सकते हैं। इसमें नाइट विजन और एडवांस टारगेटिंग सिस्टम होते हैं जिससे ये दिन और रात और किसी भी मौसम में ऑपरेशन कर सकता है। इस हेलीकॉप्टर की कीमत करीब 860 करोड़ रुपए है। इन हेलीकॉप्टर्स की खरीद साल 2020 में अमेरिका के साथ $600 मिलियन यानी लगभग 5,000 करोड़ रुपए के सौदे के तहत हुई थी। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में अपाचे हेलीकॉप्टर पहले से शामिल हैं। अब थल सेना के लिए इन्हें तैनात किया जा रहा है ताकि ग्राउंड ऑपरेशन को और ज्यादा दमदार बनाया जा सके। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अपाचे हेलीकॉप्टर से भारतीय सेना की मारक क्षमता और ज्यादा मजबूत होगी। इनकी खासियत ये है, जहाँ तक खास करके एंटी टैंक वॉरफेयर या मोबाइल वॉरफेयर जब कहते हैं तब जाके मैं समझता हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इनकी बहुत ज़्यादा काबिलियत है बनस्पत की, क्योंकि ये अगर हम अपने वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर जो दुश्मन है वहाँ पर तो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के पास इस प्रकार के हेलीकॉप्टर नहीं है। हम अपाची की बात करते हैं, ये बहुत हाईली मैन्यूवरेबल है और इसका एक्सपोजर जो लड़ाई में होगा वो मिनिमल होगा। इसका मतलब है अपने ट्रैकिंग वगैरह से, रेडार से, हाई फ्लाइंग एयरक्राफ्ट से जब पूरी बैटल कोऑर्डिनेटर हो जाती है तब ये पता लगा सकता है कि टैंक्स अगर नज़दीक आ रही हैं, 6 या 8 किलोमीटर की दूरी पर है, उस समय पर अपाची उड़ सकता है और मल्टीपल फायर कर सकता है, एकदम मल्टीपल टारगेट्स को ऑन नहीं करके, और फायर करने के बाद वो वापस अपने बेस के ऊपर छुप सकता है। अब आज की सबसे बड़ी और सरप्राइजिंग पॉलिटिकल फाइल। पिछले 24 घंटे से इस खबर को लेकर तरह तरह के सवाल हैं। कोई वजह पूछ रहा है तो कोई कारण ढूंढ रहा है, लेकिन सवाल अब तक अनसुलझा है। बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित भी कोई सटीक जवाब नहीं दे पा रहे, तलाश जारी है। हम बात कर रहे हैं पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की। पूर्व इसलिए क्योंकि उनका इस्तीफा मंजूर हो चुका है और इसी पर सबसे बड़ा सियासी विमर्श छिड़ा हुआ है। इस्तीफे की वजह भले ही सेहत को बताया गया, लेकिन विपक्ष को दाल में कुछ काला दिख रहा है, क्योंकि 24 घंटे पहले उन्होंने अचानक पद छोड़ने की घोषणा कर दी। उनका इस्तीफा राष्ट्रपति ने तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया। गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, लेकिन सियासी संकेत और घटनाक्रम कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। धनखड़ न सिर्फ अचानक इस्तीफा देकर चले गए, बल्कि परंपरा के विपरीत उन्होंने कोई विदाई भाषण भी नहीं दिया। बड़ी बात यह रही कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावा बीजेपी के शीर्ष नेताओं में किसी ने सार्वजनिक रूप से ना तो कोई बयान दिया और ना ही कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया जताई।
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर बहुत ही नपे तुले अंदाज में लिखा, श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। पीएम के इस शालीन संदेश के इतर पार्टी के बाकी शीर्ष नेताओं का मौन अटकलों को और बल देता है। यह चुप्पी खुद एक राजनीतिक संकेत बन गई, कई सवाल छोड़ गई। विपक्ष को बैठे बिठाए सवाल उठाने का एक और मौका मिल गया। सवाल यह है कि जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया? अगर दिन भर वो ठीक थे तो शाम होते होते उनका स्वास्थ्य इतना खराब कैसे हो गया कि त्याग पत्र देने की नौबत आ गई? वो चाहते तो पहले भी इस्तीफा दे सकते थे। इसीलिए एक सवाल यह भी है कि इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों से दिया गया या वजह कुछ और है जो बाहर नहीं आ रही। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि उनके पास अभी 2 साल का कार्यकाल बाकी था। फिर उन्होंने यह फैसला क्यों लिया? सोशल मीडिया पर भी सवालों की बौछार है। देश के सबसे ट्रेंडिंग पॉलिटिकल न्यूज पर आज किस तरह की बयानबाजी हुई, इसे सुन लेते हैं और फिर सवालों के जवाब भी तलाशने की कोशिश करेंगे। कौन सी बड़ी स्वास्थ्य की मुद्दा है उपराष्ट्रपति का? वो लंबे जम्बे जाट है, हट्टे कट्टे सब ठीक ठाक है, मगर ये सरकारी बीमारी है, ये अजीब वायरस भाजपा में घूमती रहती है, तो अब आके इनको भी ऐसी लग गई। पक्ष है, इनका काम है बोलना। किसी भी बात को, किसी के स्वास्थ्य का भी मजाक उड़ा सकते हैं, उस पर भी राजनीति कर सकते हैं। ओपेसिटी इनका हॉलमार्क हो गया है, गैर पारदर्शिता। कोई निर्णय क्यों होता है, क्यों कोई व्यक्ति बीच अपने कार्यकाल में इस्तीफा दे देते हैं, ये पूरी सरकार पर प्रश्न है। विपक्ष जो है वो सवाल कर रहा है। विपक्ष कुछ ही बोलता रहता। विपक्ष धनखड़ साहब की मजाक उड़ाया करते थे। विपक्ष, आपको तो पता है, विपक्ष कुछ नहीं है, वो हताश और निराश है। तबीयत थोड़ी बहुत खराब अगर है भी तो उसमें इतनी तबीयत उनकी खराब नहीं है कि उपराष्ट्रपति का काम वो नहीं कर सकते। विपक्ष के साथ ही इसमें कुछ दाल में काला ढूंढ सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि स्वास्थ्यगत कारणों से ही उन्होंने ऐसा निर्णय लिया। हेल्थ कारण देकर और इस्तीफा लेना कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनबिलीवेबल लगता है, और सरकार की पूरी जो चुप्पी दिख रही है कि एक जन ने भी उसको रिएक्ट नहीं किया है, दिखाता है कहीं ना कहीं उनको दबाव बनाकर उनसे इस्तीफा लिया गया है। यदि अस्वस्थ होते तो पहले रिजाइन करते या बाद में करते, तो बहुत बड़ा घालमेल और तालमेल तो है। चाहे वो वर्मा जज का मामला हो, चाहे अन्य मामले हों, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना है। इस पूरे प्रकरण में विपक्ष का सबसे ज्यादा फोकस इस बात पर है कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया या उनसे इस्तीफा लिया गया। ये वही विपक्ष है जिन्हें राज्यसभा में धनखड़ चुपते थे। ये वही विपक्ष है जो 6 महीने पहले तक उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला रहा था, लेकिन जैसे उन्होंने पद छोड़ा वैसे ही कांग्रेस नेता जयराम रमेश तारीफ करने लगे। सोशल मीडिया पर उन्होंने आज सुबह 8:30 बजे लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। जयराम रमेश ने दावा किया कि 21 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति की अध्यक्षता की। इस बैठक में सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत ज्यादातर सदस्य मौजूद थे। थोड़ी देर की चर्चा के बाद तय हुआ कि समिति की अगली बैठक शाम 4:30 बजे फिर से होगी। शाम 4:30 बजे धनखड़ जी की अध्यक्षता में समिति के सदस्य दोबारा बैठक के लिए इकट्ठा हुए। सभी सदस्य जेपी नड्डा और रिजिजू का इंतजार करते रहे, लेकिन वो आए नहीं। सबसे हैरानी की बात यह थी कि धनखड़ जी को व्यक्तिगत रूप से यह नहीं बताया गया कि दोनों मंत्री बैठक में नहीं आएंगे। जयराम रमेश का दावा है कि धनखड़ को यह बात बुरी लगी, मतलब वो इस थ्योरी को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था। वैसे हमारे संवाददाता अमोद राय के सूत्र भी यही बता रहे हैं कि धनखड़ बीजेपी नेतृत्व से कुछ समय से असंतुष्ट थे। ऊपर से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में नड्डा और किरण रिजिजू के नहीं आने से वो दुखी और नाराज बताए गए। हालांकि जेपी नड्डा से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इसकी जानकारी उपराष्ट्रपति कार्यालय को दे दी गई थी। विपक्ष की थ्योरी अपनी जगह है, लेकिन धनखड़ के इस्तीफे की एक अहम वजह मानी जा रही है उनका हाल का रुख, जो बीजेपी की राजनीति से मेल नहीं खा रहा था। खासकर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को जिस तत्परता से उन्होंने स्वीकार कर लिया, वो सरकार के लिए चौंकाने वाला था।
हमारे संवाददाता अमोद राय को सूत्रों से पता चला है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग नोटिस को राज्यसभा में लेने से पहले उन्होंने सत्ता पक्ष में किसी से बात नहीं की। जगदीप धनखड़ ने न प्रधानमंत्री कार्यालय से बात की, न संसदीय कार्य मंत्री से, और न ही सदन के नेता जेपी नड्डा को कोई पूर्व सूचना दी। इस कदम ने न सिर्फ बीजेपी को असहज किया, बल्कि राज्यसभा की गरिमा और उसकी प्रक्रिया को लेकर अंदर ही अंदर विवाद की स्थिति भी पैदा कर दी। मतलब केंद्र सरकार से बिना मशविरा 63 विपक्षी सांसदों का प्रस्ताव राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को विपक्ष ने सौंप दिया। लेकिन इसकी भनक ना तो संसदीय कार्य मंत्रालय को लगी और ना ही नेता सदन को। इस कदम से सरकार सन्न रह गई। अब दूसरी स्थिति समझिए। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार राज्यसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाना चाहती थी। इसके पीछे बड़ा कारण यह था कि राज्यसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाते ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ पहले से ही लंबित महाभियोग प्रस्ताव विपक्ष उठाना शुरू कर देता। जस्टिस यादव ने वीएचपी के कार्यक्रम में विशेष समुदाय पर जिस तरह का बयान दिया था, उसके विरोध में विपक्ष ने पहले ही राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव दिया हुआ। यानी जस्टिस वर्मा के बहाने विपक्ष जस्टिस शेखर यादव के मुद्दे पर सरकार को घेरना चाहती थी। राज्यसभा में विपक्षी दलों के नामी वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे सांसद हैं, जो जस्टिस यादव के खिलाफ मामला उठाना चाहते थे, जिससे केंद्र सरकार बचना चाहती थी। सूत्रों के मुताबिक बीते कुछ महीने से उपराष्ट्रपति धनखड़ के रवैये से सरकार असहज थी। जजों और न्यायपालिका पर उनकी कई टिप्पणियों को गैर जरूरी और अति आक्रामक माना गया। इसके अलावा विपक्ष के प्रति अचानक नरमी और उनके सुझावों को महत्व देना, कार्यवाही में चेयर की भूमिका निभाते हुए अति सक्रियता और बिना सलाह के फैसला लेना, यह सब सरकार को खटकने लगा था। अब जबकि वो पद छोड़ चुके हैं, तो उनके दो पुराने बयान वायरल हैं। इसी महीने 7 जुलाई को उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि वो अगस्त 2027 तक अपने पद पर बने रहेंगे, और कल अचानक इस्तीफा हो गया। विपक्ष की एक थ्योरी यह भी है कि जगदीप धनखड़ पर दबाव था, लेकिन वो दबाव में काम करते हैं या नहीं, इसका जवाब भी कुछ ही समय पहले उन्होंने दिया था। एक बार उनके वो पुराने बयान सुनिए जो आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। माननीय अनंत कुमार जी, प्लीज you may retire. I will retire at the right time. August 2027, subject to divine intervention. मैं सार्वजनिक रूप से, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है, वो चिंता मुक्त हो जाए। मैं न दबाव में रहता हूं, न दबाव देता हूं, न दबाव में काम करता हूं, और न किसी से दबाव में काम कराता हूं। जगदीप धनखड़ ने ऐसे समय पर इस्तीफा दिया जब मॉनसून सत्र के दूसरे हफ्ते में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ने की संभावना है। इस समय उपराष्ट्रपति का जाना सरकार के लिए सिर्फ संवैधानिक नहीं, राजनीतिक चुनौती भी है। धनखड़ का इस्तीफा सिर्फ व्यक्तिगत कारणों का नतीजा नहीं लगता, यह सत्ता के भीतर मतभेद, असहमति और असंतुलन की ओर भी इशारा करता है। अब सबकी निगाह इस पर है कि एनडीए अगला उपराष्ट्रपति किसे बनाता है। क्या वो एक भरोसेमंद पार्टी लाइन वाला चेहरा होगा, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो विपक्ष को भी साथ सके। 9 खबरें देखते हैं सिर्फ 2 मिनट में। पहली बड़ी खबर, संसद के मॉनसून सत्र के बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के ब्रिटेन दौरे पर रवाना होंगे। ये उनकी चौथी ब्रिटेन यात्रा होगी। हालांकि कीर स्टारमर के प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी का यह पहला ब्रिटेन दौरा है। वो ब्रिटिश पीएम के न्योते पर वहां जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मोदी कैबिनेट ने भारत यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दे दी है। दोनों देशों के बीच इस समझौते पर 24 जुलाई को लंदन में हस्ताक्षर होने हैं। पीएम मोदी कल से यूके के दौरे पर हैं, जहां उनके साथ केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी होंगे। 6 मई को दोनों देशों ने इस समझौते को लेकर बनी सहमति का ऐलान किया था। आज राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर होने के बाद राष्ट्रपति भवन में दोनों की मुलाकात हुई है। राष्ट्रपति के आधिकारिक एक्स हैंडल से इसकी जानकारी और तस्वीर भी साझा की गई। शरद पवार ने एक आर्टिकल में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की खूब तारीफ की। उन्होंने लिखा है कि फडणवीस की कार्यशैली जबरदस्त है। इस आर्टिकल में उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के काम का अभूतपूर्व बताया।
हांगकांग से दिल्ली आए एयर इंडिया के एक विमान में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद जब उस विमान से यात्री उतर रहे थे तभी उसके एक हिस्से में आग लगी। हालांकि सभी यात्रियों को, क्रू मेंबर्स को तुरंत वहां से सुरक्षित निकाल दिया गया। फिलहाल इस विमान को ग्राउंड कर दिया गया है। यमन में फांसी की सजा का इंतजार कर रही भारतीय नर्स निमिषा प्रिया के मामले में बड़ा अपडेट है। इस केस में अहम भूमिका निभा रहे डॉक्टर के पॉल का दावा है कि वो जल्द रिहा होकर भारत आ सकती है। निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को फांसी होनी थी, जो डॉक्टर पॉल और केंद्र सरकार की कोशिशों की वजह से टल गई थी। 2006 मुंबई ब्लास्ट केस में सभी दोषियों को रिहा करने के हाईकोर्ट के फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार की याचिका पर 24 जुलाई को सुनवाई होगी। वहीं जमात-ए-इस्लामी हिंद ने सरकार के इस फैसले की निंदा की है। संगठन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय बरी हुए लोगों को मुआवजा देने और असली दोषियों को पकड़ने पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर तक बाढ़ बारिश का कहर जारी है। करगिल में बादल फटने से फ्लैश फ्लड, तो पुंछ में लैंडस्लाइड के चलते सड़कें बंद हो गई हैं। उधर महाराष्ट्र, राजस्थान और बिहार समेत कई अन्य राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हैं, यानी पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत बरस रही है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को से अलग होने का फैसला लिया। ये तीसरी बार है जब अमेरिका यूनेस्को से बाहर हो रहा है, जबकि ट्रंप प्रशासन में ऐसा दूसरी बार हो रहा है। पिछली बार 2018 में अमेरिका ने यह संगठन छोड़ा था और तभी ट्रंप ही राष्ट्रपति थे। ट्रंप प्रशासन ने यूनेस्को पर इजरायल विरोधी एजेंडा फैलाने का आरोप लगाया था। अब बात करते हैं मटन पॉलिटिक्स की, जिसका वीडियो तेजी से पूरे देश में वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है। इस वीडियो से आए राजनीतिक भूकंप का एपिसेंटर बना है बिहार, जहां चुनावी वर्ष है, सावन का महीना है और मटन पार्टी वाला यह वीडियो है। कहने का मतलब यह है कि राजनीतिक भूचाल लाने का पूरा मामला है। अब 32 सेकंड के इस वीडियो के हर फ्रेम को देखिए, देखने से ही आपको लग रहा होगा कि ये किसी पार्टी की तस्वीर है। बात भी यही है। दावा है कि ये पार्टी एनडीए के विधायकों की है। सोमवार को एनडीए के एक विधायक ने अपने आवास पर पार्टी दी थी। पार्टी के मेन्यू में शाकाहारी के साथ साथ मांसाहारी खाने की व्यवस्था थी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पार्टी में मटन का इंतजाम था, चिकन का इंतजाम था, फिश करी का इंतजाम था। सावन के महीने में ऐसे ही इंतजाम पर राजनीतिक संग्राम छिड़ चुका है। बिहार में मटन पॉलिटिक्स वाली दूसरी कले है, वो भी एक हफ्ते के अंदर। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं कैसे बिहार में सावन के महीने में मटन वाला शोर है। 16 जुलाई को केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने लखीसराय में एक रैली की थी, जिसके बाद मटन भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया था। इस पर भी जबरदस्त सियासत हुई थी। अब 21 जुलाई को यानी कल बिहार में एनडीए के कार्यक्रम में मटन परोसने को लेकर विवाद शुरू हो गया। दावा है पटना में एनडीए विधायकों की बैठक के बाद मटन परोसा गया। इसके बाद तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर बीजेपी से कई सवाल पूछे। तेजस्वी यादव ने इस मटन पार्टी को कैसे राजनीतिक मुद्दा बनाया और कैसे व्यंग्यमान चढ़ाया, आप ये भी देखिए। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा कि बिहार में 3 ऐसे मंत्री हैं जो सावन में मटन खाते हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि ये मंत्री प्रतिदिन 3 किलो मटन खाते हैं। इसमें सच्चाई कितनी है तेजस्वी यादव को ज्यादा पता हो। तेजस्वी यादव ने इस वीडियो के बहाने कटाक्ष करते हुए लिखा कि बीजेपी के नेता दिखावटी तौर पर सनातन पर लंबा चौड़ा ज्ञान देते हैं। इन्हें सावन में मटन खाना अच्छा लगता है। ये मांसाहार का सेवन नहीं करने वाले विपक्ष के नेताओं पर कटाक्ष करते हैं। झूठ के सहारे बीजेपी के नेता राष्ट्रीय मुद्दा बनाने से भी परहेज नहीं करते हैं। तेजस्वी के कटाक्ष के बाद चुनावी राज्य बिहार में हलचल तेज हो गई है। कोई कह रहा है जो सनातन धर्म के रक्षक हैं वही मटन खा रहे हैं, तो कोई कह रहा है सावन में सिर्फ शाकाहारी भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए थी। और हम व्यक्तिगत रूप से कह रहे हैं कि यह बिल्कुल अपने व्यक्तिगत आस्था का मामला है, अपने व्यक्तिगत स्वाद का मामला है, व्यक्तिगत शौक का मामला है। इसको राजनीति में नहीं घसीटा जाना चाहिए। लेकिन यदि आपने किसी पर प्रहार किया है पहले, तो स्वाभाविक रूप से आप पर भी प्रहार होगा। सबसे बड़ी चीज है कि कल जो कुछ हुआ एनडीए की बैठक में, साफ तौर से जाहिर हो गया मंत्रिमंडल केवल लूटने के लिए है और लूट के अलावा जनता के हित में कोई काम करने वाला नहीं है। और लूट बची है और वही लूटा हुआ पैसा का पार्टी हो रहा है। और मटन सावन में लोग खाता भी है तो नहीं खाता है सावन में।
सावन में मेरा अपना है कि जिसको नहीं धर्म और खाने पीने पर जिस चीज़ पर कानूनी रूप से रोक नहीं है तो उसके विषय में विशेष चर्चा करने के, जिसको नहीं खाना नहीं खाइए तो अपना अपना विचार है। मटन पार्टी में जो लोग दूसरे को प्रवचन देते हैं कि सनातन धर्म का हम बहुत बड़ा रक्षक हैं और जो सनातन धर्म के रक्षक की बात करते हैं वही भक्षक बने हुए, और ये सावन में सारे नॉनवेज सस्ते हो जाते हैं तो बड़ा पार्टी करने में पैसा बचाने का भी मुद्दा लेकर के ये लोग ध्यान नहीं दिया कि ये सावन है और सावन में किलो 2 किलो पर पैसे बचते हैं तो उसका लाभ लेने के लिए मटन पार्टी हो गया। तेजस्वी यादव के कटाक्ष से भी आपको लग रहा होगा कि बिहार में सियासत की हांडी में मटन और मछली के पकने का इतिहास पुराना है। आपको 2 और वीडियो से बताते हैं कि कैसे बिहार में सावन महीने में मटन और मछली पर कलेश पहले भी हो चुका है। पिछले वर्ष सावन के महीने में आरजेडी प्रमुख लालू यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का वीडियो आया था, जिसमें लालू यादव राहुल गांधी को मटन बनाकर खिला रहे थे। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था, यहां तक कि राहुल गांधी और लालू यादव को हिंदू विरोधी कह दिया था। पिछले वर्ष ही लोकसभा के चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने मछली खाते हुए एक वीडियो पोस्ट किया था। उनके साथ वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी थे, दोनों हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे थे। इस वीडियो पर बीजेपी ने आपत्ति जताई थी और नवरात्र में मछली खाने को मुद्दा बनाया था। चुनाव से पहले मतदाता सूची के SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर आज भी काफी हंगामा हुआ है। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर दिल्ली से पटना तक विपक्ष ने इसका विरोध किया। बिहार विधानसभा के अंदर का सीन ज्यादा विस्फोटक था। सदन में कुर्सी फेंक हंगामा हुआ, मार्शल से धक्का मुक्की हुई तो बाहर भी विधायक धरने पर बैठ गए। काले कपड़ों में प्रदर्शन किया गया। इधर संसद के अंदर और बाहर भी विपक्ष ने खूब हंगामा किया। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर सरकार का विरोध जताया। पहले चलते हैं बिहार विधानसभा, जहां मॉनसून सत्र के दूसरे दिन हंगामे का अलग स्वरूप दिखा। सदन में कुर्सियां फेंकी गई, विपक्षी दल के नेता कुर्सी उछालते दिखे, टेबल पलटने की कोशिश की गई। टेबल पलटने की कोशिश के दौरान मार्शल और विपक्षी नेताओं के बीच धक्का मुक्की हुई, जिसमें एक मार्शल को चोट लग गई। विपक्ष SIR पर विशेष चर्चा चाहता था, कार्य स्थगन प्रस्ताव भी लाया गया, लेकिन सरकार से बात बनती नहीं दिखी तो दृश्य कुछ ऐसा नजर आने लगा। सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ नारे गूंजे। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने हंगामे के चलते कार्रवाई स्थगित कर दी, लेकिन विपक्षी दल के नेताओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो स्पीकर के कमरे के बाहर जाकर विरोध जताने लगे। और आप केवल हंगामा करना चाहते हैं। ये हम लोगों के लिए यानी सभी विधायकों के लिए ये आखिरी सत्र है। इसके बाद चुनाव होने जा रहा है और इसी बीच जो है बिहार में चुनाव आयोग ने फैसला लिया आनंद फानंद में SIR कराने का, और किस तरीके से चुनाव आयोग का पूरा प्रोसेस जो है कितनी गड़बड़ियां हो रही है। बिना वोटर के ही जो BLO जो है फॉर्म साइन करके अंगूठा लगा के अपलोड कर रहे हैं। ये काले मन से काले वस्त्र पहनकर काले कारनामा खेलना चाह रहे थे, लेकिन संभव नहीं हो सका। ये घोर जंगल राज के लोग हैं जो गुंडा राज में विश्वास करते हैं, अराजकता उत्पन्न करते हैं। ये हम लोग हर किस होने नहीं देंगे। तो ये लोग देश का भला नहीं चाहते हैं, आम जनता का भला नहीं चाहते हैं। हमारा ही पॉकेट मजबूत रहे, हमारा ही वोट बैंक मजबूत रहे, तो वोट बैंक में जो लोग मर गया उसका नाम छटेगा कि नहीं छटेगा? जो डबल लोग आकर के अपना उसमें नामांकन करा लिया छटेगा कि नहीं छटेगा? जो बांग्लादेशी घुसपैठिया आके रोहनिया करा लिया उसका छटेगा कि नहीं छटेगा? जो जनता वोट देकर के सदन में भेजती है और उन्हीं जनता के अधिकार के लड़ाई सदन में भी नहीं लड़ पा रहे हैं। और सरकार अभी स्पीकर साहब से हम लोग जा कर के सब मिले थे कि आप इस पर एक बहस करा दीजिए, विस्तृत करा दीजिए, लेकिन बस स्पीकर साहब भी लगता है कि लाचार और विवश बैठे हुए हैं। SIR पर विरोध का एक एपिसोड पटना से 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली में दिखा। संसद में भी विपक्ष काफी आक्रामक नजर आया, तो जवाब सरकार ने भी दिया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष सदन नहीं चलने देना चाहता।
तख्तियां लेकर हर समय नियम के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार लोकतंत्र का कत्ल कर रही है। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव का कहना था कि बीजेपी ने बेईमानी करने की तैयारी की है। वोटर रिवेरिफिकेशन पर सदन के अंदर और बाहर जमकर प्रदर्शन हुआ। हंगामा इतना हुआ कि संसद स्थगित करनी पड़ गई। बयानों की भी काफी फायरिंग हुई। ये सदन चर्चा संवाद के लिए, नारेबाजी के लिए नहीं है। आप सदन की मर्यादा को बना करके तख्तियां लेकर मैं अलाउ नहीं करूंगा। जिस वोटर रिवेरिफिकेशन पर पटना से दिल्ली तक सियासी शोले बरस रहे हैं, चुनाव आयोग को घेरा जा रहा है, उस पर आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके अपनी राय स्पष्ट कर दी है, अपने फैसले का बचाव किया। आयोग ने साफ किया है कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में आधार, वोटर आईडी या राशन कार्ड स्वीकार नहीं किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि आधार नंबर नागरिकता या निवास का प्रमाण नहीं है, इसीलिए एसआईआर प्रक्रिया के 11 दस्तावेजों में उसे शामिल नहीं किया गया है। आयोग ने आगे कहा कि देश भर में बड़े पैमाने पर फर्जी राशन कार्ड जारी किए गए, नकली और झूठे दस्तावेजों के जरिए कार्ड बनवाए गए, इसीलिए जरूरी दस्तावेजों में इसे शामिल नहीं किया गया। वोटर कार्ड को लेकर आयोग ने दलील दी कि क्योंकि वोटर लिस्ट का नए सिरे से रिवीजन हो रहा है, ऐसे में अगर पुराने मतदाता पहचान पत्र को स्वीकार किया गया तो पूरी प्रक्रिया पटरी से उतर जाएगी। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि एसआईआर प्रक्रिया से मतदाता को कोई परेशानी नहीं है। फर्जी मतदाता को वोटर लिस्ट से हटाना उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है, जिसका वो पालन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को सुझाव दिया था कि एसआईआर के दस्तावेजों में उसे आधार, राशन कार्ड और वोटर कार्ड को शामिल करना चाहिए। इस पर यह जवाबी हलफनामा दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग का मानना है कि वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया समय से पहले पूरी होने के बावजूद सवाल उठाया जाना आश्चर्यजनक है। कुछ राजनीतिक दल के नेता मतदाता सूची के शुद्धिकरण से नाखुश हैं। वो चाहते हैं कि मृत, लापता और फर्जी मतदाता बिहार चुनाव में मतदान करें। सूत्रों के हवाले से आयोग ने बताया है कि बिहार के सभी 12 प्रमुख राजनीतिक दलों के 1.5 लाख बूथ लेवल एजेंटों ने पूरी मेहनत के साथ एसआईआर प्रक्रिया में हिस्सा लिया, सहयोग किया। ऐसे में अगर आरोप लगाए जा रहे हैं तो इसके पीछे का इरादा सार्वजनिक होना चाहिए। लेटेस्ट अपडेट यह है कि एसआईआर के दौरान अब तक 18 लाख मृतकों के नाम पता चले हैं। 26 लाख लोग ऐसे हैं जो दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में जा चुके हैं और 7 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 जगह अपनी वोटर आईडी बनवा रखी है। सावन के महीने में वेज और नॉन वेज वाला शोर सिर्फ बिहार तक नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सरकारों के एक फैसले की वजह से सावन में सियासी बिजलियां गिर रही थी। ये फैसला था कांवड़ रूट में सभी ढाबों और रेस्टोरेंट पर क्यूआर कोड लगाने का, जिस पर पॉलिटिकल फाइट तो थी ही, धर्म वाली बहस भी थी। लेकिन आज क्यूआर कोड वाले आदेश पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से ऐसा ऑर्डर आया है जो इस फैसले पर सवाल उठाने वालों को थोड़ा चुभ सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ रूट में दुकानों पर क्यूआर कोड लगाने वाले इस आदेश पर सहमति जताई है और जो कुछ कहा है उसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। दरअसल उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक कांवड़ यात्रा वाले रूट में 8 जुलाई से ढाबों और रेस्टोरेंट पर क्यूआर कोड लगाए जा रहे हैं, जिनसे वहां आने वाले लोगों को दुकान के मालिक का नाम और उसकी पहचान पता चल सके। लेकिन इस फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर अदालत ने बड़ा आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार दुकानदारों को अपनी दुकानें, ढाबे और रेस्टोरेंट पर क्यूआर कोड लगाना होगा। हालांकि यह आदेश सिर्फ कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों के लिए दिया गया है, यानी क्यूआर कोड वाले जो आदेश दिया गया है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, जो यूपी और उत्तराखंड सरकार के लिए एक बड़ी राहत की तरह है। क्यूआर कोड के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो भी सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, अब कांवड़ यात्रा आखिरी पड़ाव पर है और क्योंकि नियमों के तहत उपभोक्ता राजा है, इसीलिए कांवड़ रूट पर सभी दुकानदार लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी चीजों का पालन करें। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि दूसरे विवादित मुद्दों पर विचार नहीं किया जा रहा है। वैसे आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई के दौरान नॉन वेज और लहसुन पर भी दिलचस्प बहस हुई, जिसके बारे में आपको बताते हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील हुज़ैफा अहमदी ने कहा कि सावन में शाकाहारी बिके ये मंजूर है, लेकिन दुकानदारों की पहचान उजागर करना उचित नहीं है। इस पर जस्टिस एम सुंदरेश ने कहा कि उपभोक्ता को यह जानने का हक है कि शाकाहारी खाना कहां मिल रहा है।
उन्होंने ये भी सवाल किया कि अगर मांसाहार वाला शाकाहार का व्यवसाय कर रहा हो तो क्या होगा। सुनवाई के वक्त याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि अल्पसंख्यकों को इस तरह से अछूत नहीं करार दे सकते। इस दौरान जस्टिस एम सुंदरेश ने टिप्पणी की वो मूलतः अज्ञेयवादी है, उन्हें कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ खास खाद्य पदार्थों को हाथ भी नहीं लगाते हैं। अगर वो शुद्ध शाकाहारी हैं तो कई लोग लहसुन भी नहीं छूना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी कई जज ऐसे हैं, इसीलिए आप ये जानना चाहेंगे कि खाना कहाँ बना है और किस में बना है। और इन तर्कों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने QR कोड वाले इस फैसले पर रोक से इनकार कर दिया, यानी कांवड़ वाले रूट पर दुकानदार QR कोड भी लगाएंगे और पहचान भी बताएंगे।